नमस्कार, मैं संजीव चंदन। इस त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हैं मंजीत आनंद साहू। मंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजीत जी सामाजिक और राजनीतिक कर्मी हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जुड़े हुए क्या हैं, कांग्रेस के नेता हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं। इन दिनों मैंने जो लेटेस्ट देखा है वो ये देखा है कि मैनिफेस्टो कमेटी में प्रमुखता से मंजीत जी शामिल है। और आजकल जो दृश्यों में दिखाई पड़ता है, बहुत कुछ दृश्य में होता है, बहुत कुछ अदृश्य भी होता है। तो जो दृश्यों में दिखाई पड़ता है वो यह कि जो कांग्रेस के भीतर बदलाव हो रहा है उसमें मंजीत आनंद साहू एक इंस्ट्रूमेंटल चेहरे की तरह दिखाई पड़ते हैं। अभी हम जो बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे में, वो जो हमें दिख रहा है और जो दिख नहीं रहा है, उन दोनों प्रसंगों को सामने लाएंगे। जो दिख रहा है वो ये कि कन्हैया कुमार गायब कहां हो गए। दिख रहा है कि अखिलेश सिंह जो पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो सीन से लगभग गायब हैं। बीच बीच में कुछ कुछ कटाक्ष और खासकर उनके बेटे के कटाक्ष आते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पर। हमने अखिलेश सिंह पर काफी सारे प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन वो भी गायब गायब से दिखाई पड़ते हैं। अब नए सीन में हैं राजेश राम, अध्यक्ष कांग्रेस के संकट मोचक उधर सेंटर में खड़गे साहब, शेड्यूल कास्ट से, दलित समुदाय से, और यहाँ राजेश राम। हमने यहाँ एक प्रोग्राम ये भी किया था कि भूमिहार को ताज और चमार का चेहरा, चमार भूमिहार का कोई कॉम्बिनेशन से हमने प्रोग्राम किया था जब वो अध्यक्ष बने थे। लेकिन अब राजेश राम थोड़े थोड़े सीन में दिखाई पड़ने लगे। मैं नहीं कहूंगा कि असर्ट कर रहे हैं, तो वो भी समझेंगे। लेकिन एक और सीन में जो पुराने लोगों के गायब होने और नए लोगों के आने में दिखाई पड़ते हैं शकील अहमद खान, कांग्रेस के नेता, सीएलपी मतलब फ्लोर पे नेता है कांग्रेस के, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के से आते हैं, मतलब उनका अपना लीनेज है। उसी लीनेज से कन्हैया कुमार आते हैं। कई बार तो कन्हैया कुमार के पैटर्न भी कहलाते हैं यहाँ। तो कन्हैया कुमार गायब हैं, गुरु उनके एक्टिव बार बार सीन में दिखाई पड़ते हैं। कन्हैया गायब क्यों हुए? बहुत सारे आंदोलन हुए उनके कथित बहुत चर्चित पदयात्रा के बाद, लेकिन उन आंदोलनों से भी गायब हुए। क्या हो रहा है? क्या भूमिहारों और ब्राह्मणों के बीच में कोई खलबली है? पुराने नेताओं में कोई खलबली है, कोई नाराजगी है? हालांकि पप्पू यादव भी सीन से गायब हैं। जहां तक मेरे पास सूचना थी वो ये कि ये दोनों नेताओं में एक आपसी सहभाग था और एक तेजी से कांग्रेस के भीतर फ्लो करने की कोशिश थी। लेकिन धीरे धीरे पप्पू यादव भी साइडलाइन। पप्पू यादव आज भी पूछी नयाची मैं दुल्हन की चाची वाले अंदाज में, आज तो कोई और गाना लगा हुआ था, तो कुछ कुछ अलग तरीके से। फिर लेटेस्ट इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है। तो कांग्रेस से मोहब्बत तो बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे बेवफा की तरह व्यवहार कर रही है। दूसरी तरफ दोनों के साहचर्य से चीजें होने जा रही थी, तो अचानक से दिखे थे, लेकिन अब कन्हैया कुमार भी गायब है। तो क्या वो बदलावों से परेशान है? क्या वो चाहते थे कि कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव नहीं हो? वो बदलाव क्या क्या हो रहे हैं? जो मुझे दिखाई पड़ता है वो कुछ हद तक, हालांकि कोई बड़ा चेहरा आज तक शामिल नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन अति पिछड़ा जाति के कुछ चेहरे और दलित जाति के कुछ चेहरे, कुछ यंग ब्लड, कुछ नए चेहरे दिखाई पड़ते हैं। और बहुत सारी जो एक्टिविटी है वो सुशील पासी और शाहनवाज आलम और आपके जो प्रभारियों में अलग अलग चेहरे हैं उनके जरिए भी दिखाई पड़ती है। खास करके अब राजेश राम जी भी थोड़े थोड़े सीन में। हो सकता है कि मंजीत जी वगैरह हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड लिस्ट में हो, तो इसलिए भी सीन में दिखाई पड़ने लगे हैं, लेकिन दिख रहे हैं। पहले तो गायब गायब से ही थे। क्या ये असर्शन भी है? इसको भी समझेंगे। लोग गायब क्यों हैं इसको भी समझेंगे। मंजीत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। सबसे पहला सवाल आपसे, बाद में पूछते हैं कन्हैया कुमार गायब कहाँ है। इतना बड़ा इशू नहीं होता यदि वो इतने जोर शोर से लॉन्च नहीं होते और इतना ज्यादा एकदम से, अलग ही कहानी है, उस पर कभी बात करेंगे आप तो। लेकिन ये बताइए
कि अभी कौन कौन से समूह, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि एक ईबीसी समूह कृष्णा अल्लावरू के साथ ज्वाइन कर रहा है। इस बीच में देखा कि ईबीसी के भीतर भी कई सारा सेक्शन अलग अलग कुम्हारों का एक दल उसने ज्वाइन किया। ये जो ज्वाइनिंग है वो जरा सा मुझे हम लोगों को और बताइए कि और कौन कौन से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, करने वाले हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जिस तरह से राजद में फ्लो करता हुआ दिखाई पड़ता है अभी तक नहीं दिखा है। मंजीत, देखिए, ये राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरुआत कर दी थी, और खास तौर से राहुल गांधी जी ने पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उन सबको अपनी ओर अपने भाषणों से, अपने विचारों से, अपने नीतियों से, अपने आंदोलनों से जोड़ा। उसका आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान सुरक्षा सम्मेलन, सामाजिक न्याय सम्मेलन कई जगह पे हुए, अलग अलग प्रदेशों में हुए, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कई अलग अलग प्रदेशों में हुए, और आने वाले समय में भी कई अलग अलग जगहों पे होंगे। उस कार्यक्रम का वो एक खासतौर पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं होता है, वो सामाजिक न्याय और लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले जितने संस्था, संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो एकजुट होते हैं, और वो एक सामाजिक मंच होता है और राजनीतिक मंच नहीं होता। और उस पर राहुल गांधी जो कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं, सिर्फ वो सामाजिक बातें होती है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना इस सरकार से कराएंगे, जाति जनगणना एक से कराना बहुत जरूरी है, और सरकार को मजबूर किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम जो है राजनीतिक नफा नुकसान को इसमें कहीं से भी ध्यान में नहीं रखेंगे, हमारा क्या होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा। मैं आता हूँ बिहार पे। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि बिहार में उसी जो राहुल गांधी जी का जो आंदोलन था, जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था, जो आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक की जो आप संगठनों में देखेंगे, कहीं न कहीं आपको जो भी बदलाव है वो आपको दिखाई पड़ते आपको लगेंगे। तो यहाँ पे उसी कड़ी में मैं समझता हूँ कि बिहार में एक समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए अनुसूचित जाति के रविदास समाज से आने वाले नेता, जो औरंगाबाद के कुटुंबा विधान से दूसरी बार के विधायक हैं, जिनका कि विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन है, जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता है, जो अनुसूचित जाति विभाग के यहाँ पे अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने बहुत ही साइलेंटली, जिसको कहते हैं, वो बहुत प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते हैं। श्री राजेश कुमार जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, और वो बहुत मतलब साइलेंटली काम करने में, लोगों को जोड़ने में, मतलब आपको छोटी छोटी बात बताऊंगा कि वो अगर आपकी कोई उनको फोन करता है तो उनके नंबर नोट करवाते हैं, नोट करते हैं, उसको कलमबद्ध करते हैं उनका, और उनके मोबाइल में अगर 10 फोन आया तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के वो रखते हैं, और उसको जो है, मतलब बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे एक नेता अपने से जुड़े लोगों को, या जो अपने संपर्क कर रहे हैं उन लोगों को कैसे जोड़ता है, या उनको किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े रहते हैं, और लगातार वो ये काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नेता की तलाश की जो न केवल सामाजिक न्याय और लोकतंत्र और संविधान की समझ रखता है, उस पर काम करता है, बल्कि उसको जीता भी है। और मैं देखता हूँ कि जब से श्री राजेश कुमार जी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो सामाजिक न्याय के परिधि के, खास तौर से जो बीच के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों में एक बहुत उत्साह देख रहा हूँ। और उस उत्साह का नतीजा है कि हर रोज कोई न कोई कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जब प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो कोई न कोई समूह ज्वाइनिंग के लिए आता है, कोई न कोई समूह मिलने के लिए आता है, कोई न कोई समूह मिलने की इच्छा जाहिर करता है, वो अपने जिलों में कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित करता है, अपने जाति वर्ग के आयोजन के लिए उनको आमंत्रित कर रहा है। तो ये मैं चूंकि नजदीक से देख रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा, तो ये एक बहुत बड़ा जो कारण है, और वो है राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, वो उसमें सबसे बड़े कारक की भूमिका में ये है। और आप कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद एक जो बीच में संवादहीनता कांग्रेस पार्टी के साथ वंचित समुदाय के लोगों की हो गई थी, उस संवादहीनता को अब खत्म किया जा चुका है, और वो अब सीधे जुड़ रहे हैं, आशा और आकांक्षाओं से लैस है वो, और वो देख रहे हैं। देखिए, जब राजेश राम आए थे तो बार बार कृष्णा अल्लावरू
ही ज्यादा प्रमुखता से दिखाई पड़ रहे थे। यहां तक कि महागठबंधन की पहली बैठक में राजेश राम को बोलने नहीं दिया गया था। अब राजेश राम जी उसके बाद दूसरी बैठक में राजेश राम जी सीन में आए, राजेश राम जी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो एक था उनके आते ही जो एक आक्रामक प्रवेश था, आक्रामक लॉन्चिंग थी कन्हैया कुमार की, वो अब धीरे धीरे गायब हो। तो हम कन्हैया पे बाद में आएंगे। मंजित, क्या आपके यहाँ कोई असहजता है? क्योंकि कई बार ट्वीट हम लोग देखते हैं, खास करके अखिलेश सिंह जी के बेटे का, और वो काफी अध्यक्ष पे भी अटैकिंग होता है। बक्सर का जो आपका कार्यक्रम फेल हुआ उसको लेकर के भी उधर से ट्वीट आता हुआ देखा हमने। क्या है आपकी पार्टी में बहुत सहज चीजें नहीं दिखाई पड़ रही? इस बीच में बरसाती लाल वर्मा का एक कमेंट है, तो कह रहे हैं कि चंदन जी जाति का नाम सहजता से उच्चारित करते हैं, अपने नाम में जातिवाचक शब्द नहीं लगाते हैं। मैं बिठूंगा दरअसल है ये बरसाती लाल जी कि पिता हमारे 70 के दशक के उस वक्त जब नाम में से जाति हटाया जाता था, शायद उस वक्त हमारा नाम पड़ा होगा, तो हमारे सर्टिफिकेट से लेके हर जगह मेरी जाति नहीं है, लेकिन मैं बार बार अपनी जाति घोषित करता रहता हूँ। अम्बेडकराइट होने के नाते कम से कम हर जगह, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो या यही, हमने कई बार अपनी जाति बताई। जी मंजित जी, सवाल आप। देखिए, मैं कन्हैया कुमार जी एक देश के जाने माने युवा चेहरा हैं और इसीलिए छात्र राजनीति से वो आए हैं। वो बेगूसराय के गरीब परिवार से निकल करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, पीएचडी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जो उनकी विचारधारा है, जो कमजोर वर्ग की लड़ाई है, जो उनको आरएसएस के और बीजेपी से लड़ने की जो उनका ये था, उसको लेकर के एक षड्यंत्र के तहत एक वहां घटना घटी, उनको बदनाम किया और न केवल बदनाम किया बल्कि उनको जेल भेज दिया। उसके बाद वो एक बड़े फलक पे आए दुनिया के सामने, मतलब देश के सामने। और उसके बाद एक ऐसा मौका आया जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा समझते हैं कि जब इस देश में इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, भाजपा और कांग्रेस के सीधी लड़ाई है, तो उसमें कांग्रेस के साथ हम सबको होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद वो आए और एक अंतराल के बाद उनको छात्र संगठन, क्योंकि वो छात्र नेता वहां थे और उस रूप में चर्चित होकर के सामने आए, तो जो छात्र संगठन है हमारा एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसके इंचार्ज हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं और देश भर में उनको अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग प्रदेशों में भी जाना होता होगा। और इस बार भी जो बिहार में आपने देखा कि जो पलायन और रोजगार जो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है छात्र और युवाओं के लिए, मतलब ये कहिए कि एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक परिवार के लिए, हर एक माता पिता के लिए, हर एक उस भाई और बहन के लिए जो अपने भाई और बहन को चाहता होगा कि वो किसी नौकरी पाले, कोई रोजगार कहीं उसको मिल जाए ताकि घर भरण पोषण हो। ऐसी तो वो ये मुद्दा हर एक लिए, हमारे आपके सबके लिए वो एक मुद्दा है। और उसको देख करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि एक छात्र और युवा जो संगठन है उसके नेतृत्व में यहाँ पे ये पलायन का जो और रोजगार का जो मुद्दा है उसको आना चाहिए। और उसको लेकर के हम सब जी तो उस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में एक ऐसी यात्रा की और बिहार भर में उस मुद्दे को लाने की कोशिश की। और उसका चूंकि कन्हैया कुमार एक बड़ा चेहरा होने की वजह से ऐसा समझा गया कि सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नेतृत्व कर ही रहे थे। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, हमारे राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय जो छात्र संगठन के जो अध्यक्ष थे, सभी लोग उसमें थे और उस को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया। लेकिन मंजीत जी, कांग्रेस में इतनी हलचलें आप कह रहे हैं उनका राष्ट्रीय, लेकिन कहीं कोई किसी फ्रंट पे उनका काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। एनएसयूआई यहाँ हार गई जब वो यात्रा कर रहे थे उसी वक्त में, और यहाँ पटना में या कहीं कोई जब बिहार में चुनाव है तो बिहार के युवाओं को, बिहार के यूनिवर्सिटियों के बीच भी वो काम करते हुए नहीं दिखा है। कन्हैया कुमार बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बदलाव हो रहा है, बदलाव को भी पर हम सवाल करेंगे कि आगे कैसा बदलाव हो रहा है, लेकिन ये जो भी बदलाव हो रहा है, पिछड़े जाति से लोग आ रहे हैं, दलित जातियों के लोग आ रहे हैं, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, राजेश राम जी थोड़े से अब एक्टिव हो रहे हैं, इससे कोई असहजता हम लोगों को दिखाई पड़ती है, आपको क्यों नहीं दिखती? बक्सर वाला जो कार्यक्रम हुआ और वहां एक बलि का बकरा कोई बनाया गया, लेकिन वो तो सामूहिक फेलियर था ना। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है तो उसकी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है, प्रदेश प्रभारी की होती है,
और वो सब वो तो एक ऐसा फ्लॉप प्रोग्राम था कि वो पूरा का पूरा कांग्रेस का सैक हो जाना चाहिए था। वैसे में अखिलेश सिंह के बेटे लगातार आप पर हमलावर भी, अखिलेश सिंह हमलावर नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अलग लाइन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। मंजीत जी देखिए, हर एक नेता का अपना व्यक्तित्व होता है, और अखिलेश सिंह जी मैं समझता हूं कि एक वैचारिक नेता है, और उन्होंने शुरू से जो कहते हैं कि समाजवादी सोच की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी उसके साथ जुड़े रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत अगर उन्होंने अपनी राजनीति बदलनी भी चाही, मतलब राजनीतिक दल बदलनी भी चाही, तो उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच और विचार से जो है सामाजिक न्याय और उसके पक्षधर हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि बयानों के अलग अलग मतलब भी निकाले जाते हैं, और लोकतंत्र में जो मीडिया है या विश्लेषक आप जैसे लोग हैं, सबको अपने अपने उसके विश्लेषण करने के भी अधिकार हैं, तो वो किए जाते हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें सब अपनी बात भी रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने भी नेता हैं सभी जो है एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और खासतौर से मैं समझता हूं कि जब आप आज ऐसे में जब बीजेपी को भी कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े जो अभियान है जिसको हम महाजन अभियान कह सकते हैं कि भाई वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो जो जाति आधारित गणना की जो लड़ाई है, उसको मजबूरी बस ही उस पार्टी ने लिया है और घोषित किया। जो कि प्रधानमंत्री कहते थे, जिनको कि मैं प्रचार मंत्री भी कहता हूं, कि वो कहते थे कि इस देश में किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, मतलब 4 ही जाति, इसके अलावा जाति नहीं है। आप देखे होंगे कि जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने संसद के भीतर राहुल गांधी जी को गाली दिया, लिटरली गाली दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर संसद के भीतर एक ओछी टिप्पणी की जाती है, असंसदीय टिप्पणी की जाती है। और वो जो टिप्पणी थी वो जाति जनगणना के विरोध में था, मतलब जाति जनगणना की बात जो राहुल गांधी जी ने मजबूती से कही थी उसके खिलाफ था। और उसके बाद भी जैसे मोहन भागवत ने 2015 में आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। और तो आप देखिए कि अभी जब जाति आधारित घोषणा भी हुआ, उसके बाद जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जो 50% के आरक्षण की जो सीमा है उसको खत्म करने की बात होगी। और जो 15(5) अनुच्छेद 15(5) का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि उसमें निजी शिक्षण संस्थानों में वंचित समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसकी बात अब स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। तो ये सारे जो बात है, जो उन्होंने हमेशा कहा है, चाहे मीडिया हो, चाहे कारपोरेट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी देश के भीतर का सत्ता प्रतिष्ठान हो या निजी क्षेत्र हो, सभी जगह पे वंचित, मतलब वो जो कहते थे राम मनोहर लोहिया और कांसी राम जी ने एक नारा जैसे राम मनोहर लोहिया देते थे कि संसोबा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उनकी थी। और कांसी राम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब उससे मैं समझता हूँ कि कहीं और क्लियरिटी के साथ या उसी तरीके से राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे इस देश के भीतर पहली बार देश का सबसे बड़ा जो पक्ष और विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, सबसे बड़ा, वो बोल रहा है कि जिसको जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। आपको याद होगा 2022 में जब कर्नाटक के उसी कोलार में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तरीके से भाषण दिया था। वो भाषण की वीडियो अभी भी मेरे पास है, मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी लगाया था। उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि अनुसूचित जाति के जो रिजर्वेशन है उसका पूरा पोर्शन क्यों नहीं मिल रहा है, ओबीसी के जो रिजर्वेशन है केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं उसमें केवल चंद ही, केवल नाम प्रतीक के मात्र में ही क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारे मुद्दे अब खासतौर से जो गंभीर मुद्दे हैं, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के हमारे सारे नेता लड़ रहे हैं। सब कुछ आप देखेंगे कि मतलब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने भी फेसबुक पे, कल ट्विटर पे और फेसबुक पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय पे जो ये जो जाति जनगणना का सवाल है उस पर उन्होंने बहुत पार्टी के अपने विचारधारा और लाइन को पूरा ये करते हुए उन्होंने कहा है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि पूरी पार्टी एकजुट होकर के, और खास तौर से मैं फिर से दोहराता हूँ कि जब राजेश राम जी आए हैं, सभी वर्गों के लोगों के भीतर एक आत्मविश्वास, क्योंकि एक ऐसा नेता या कार्यकर्ता जब नेतृत्व करता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है, जो सहज रूप से स्वाभाविक रूप से लोगों से मिलता है, जो जिसको राहुल गांधी जी का पैगाम है कि मोहब्बत वाला, तो मोहब्बत के साथ जब मिलता है तो लोग जुड़ते हैं। देखिए राजनीति में सबसे पहले क्या चाहिए कार्यकर्ता को, लेकिन मंजीत जी वो जुड़ाव कहाँ दिख रहा है? आप उस सवाल से स्किप कर रहे हैं।
आपके सामने सबसे बड़ा तो जुड़ाव दिखना चाहिए था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बड़ा चेहरा है वो वहां आए और वहां आपका कार्यक्रम फेल होता है। तो वो जुड़ाव तो यदि यदि ये ऐसा कोई जुड़ाव होता, या इवन आप पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी जैसे ठीक राजधानी के उसमें आप प्रेसिडेंट नहीं जीता पाते, छात्र आपसे एसोसिएट नहीं हो पाते, ये सवाल है। वहां पे हमने कुछ सीटों पे जीत भी दर्ज की है। लोकतंत्र जीत और हार चलते रहती है। कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक विचारधारा की राजनीति है और कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ती है। तो जीत हार लोकतंत्र में चलते रहती है। जहां तक सवाल है भीड़ का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने राजेश जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में संविधान बचाओ पैदल यात्रा किया था सदाकत आश्रम से। मतलब सदाकत आश्रम में सिर्फ एक, जिसको कहते हैं सोशल मीडिया के प्रचार से और कुछ एक जो हमारे कार्यकर्ता उनके सूचना देने भर से बिहार भर से हजारों हजार लोग, मैं समझता हूँ कि उस दिन 15-20 हजार लोग कम से कम सदाकत आश्रम में इकट्ठा हुए थे, कहीं उससे ज्यादा इकट्ठा हुए होंगे, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था। मैं सदाकत आश्रम का जो हमारा मैदान है वो जो मतलब उससे लेकर के बाहर तक आप कह सकते हैं, सदाकत आश्रम से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके समाधि स्थल बांसघाट पे, उनके समाधि स्थल तक जो है लाइन लगी हुई थी भीड़ का, जिसको जन सैलाब कहते हैं। पूरा जाम हो गया था पूरा, जो है अशोक राजपथ कहते हैं कि लोगों ने कहा कि दानापुर से लेकर के एकदम गांधी मैदान से आगे तक जो है पूरा जो है जाम हो गया था। तो ये जन सैलाब था कांग्रेस पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का और जन समूह का जन सैलाब था। निश्चित तौर पे जो बक्सर में हुआ, थोड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी रही है मुझे लगता है। वहां पे जो क्षेत्रीय स्तर पे जो विधायक हैं और जो वहाँ क्षेत्रीय स्तर पे जो जिला यूनिट है, उन लोगों ने कार्यक्रम लिया था और हम लोगों को भरोसा जताया था कि वहाँ पे हम लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है लोगों तक सूचना नहीं ठीक से पहुंच सकी। और क्योंकि खड़गे जी और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, एक ऐसे नेता हैं, कहीं भी आपको इस बात पे आप मुझे लगता है कि सहमत हो जाइएगा कि चाहे कहीं भी अगर खड़े हो जाएंगे तो 10-20 हजार लोग जो है इस सूचना मात्र से इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए वो सवाल नहीं है। वो मैंने कहा कि यहाँ पे जो खड़गे, जो राजेश राम जी ने जब यहाँ पे संविधान बचाओ पैदल यात्रा की अपील कर दी और वहां पे जो है राजेश राम जी के आह्वान पे 20-25 हजार कार्यकर्ता आ गए और पूरा जो है अशोक राजपथ को जाम कर दिया। तो ये सवाल नहीं। आज कांग्रेस पार्टी में कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः अपने पुराने दौर में वापस आ रही है। पुराने दौर से मेरा मतलब ये है कि जो लोगों का, हर वर्ग के लोगों का विश्वास जो रहता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हर समूह के लोगों का विश्वास जो रहता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो राहुल गांधी जी के ऊपर, और राहुल गांधी जी के कारण वो विश्वास बन रहा है, बढ़ रहा है। और हम सब एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के इस बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस लड़ाई को, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो संविधान की लड़ाई है, जो लोकतंत्र की लड़ाई है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी लगातार मतलब आजादी से पहले से आजादी की लड़ाई को देखते हुए उसके बाद से लड़ते आई है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, जिसका कि न संविधान में विश्वास रहा, न तिरंगे में विश्वास रहा, वो बंटवारे की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, मॉब लिंचिंग की राजनीति करती है, निजीकरण की राजनीति करती है। जो इस तरह की राजनीति करने वाली जो पार्टी है, उससे हमारा मुकाबला है। जो पैसे, अच्छा एक सोशल मीडिया मैंने बड़ा अच्छा देखा कि ने कहा कि भाई पहले तो ये नेताओं को का जो है ये करते थे, अपनी तरफ लेते, अब हमारे मुद्दों को ही लेने पर अब आ गए हैं। तो ये अच्छी बात है। वैसे बधाई मैं देता हूँ। तो सत्ता करती है मंजित वो सत्ता करती है। देखिए, आरक्षण जब लागू भी हुआ था, बीपी सिंह ने जब आरक्षण लागू किया था, तो बाकी सारे दबाव तंत्र और वो सब तो सब काम कर ही रहे थे। इसके अलावा ये नोन फैक्ट है कि देवीलाल जी एक अलग राह ले रहे थे और बोट क्लब में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन की घोषणा कर रखी थी। ठीक उसके पहले आरक्षण की का एक स्ट्रेटजी चला था बीपी सिंह जी ने भी। तो ये तो सत्ता करती रहती है। चलिए, अब तो उस पर तो आप बक्सर वाली बात छोड़ा जाए। और आपने अच्छा याद दिलाया। बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की पहली सिफारिश लागू की और हमारे प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्होंने इसको लागू कर, मतलब ठीक से इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं वो करने का काम किया। और मैं बार बार नाम लेता हूँ सीताराम केसरी जी, दिवंगत नेता हमारे, जो बिहार से उनका नाम मत लीजिए, अभी मत लीजिए, वंचित समुदाय जी। उनकी भूमिका थी, लेकिन उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया कांग्रेस ने। नहीं, देखिए वो क्या है कि ये एक
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी हमारे प्रखंड से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सीताराम केसरी जी आए और हम लोगों के वो एक सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे और वो हमारे धरोहर हैं, खासतौर से बिहार और देश के धरोहर हैं। उन्होंने पहली नौकरी कल्याण मंत्री के तौर पे देने का काम किया। मैं कहा कि आपको दूसरी जो मंडल कमीशन की सिफारिश है उसको उच्च शिक्षण संस्थानों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में अर्जुन सिंह जी जब थे शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, तो उसको देने का काम किया। आप समझिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण है एक बहुत बड़ा जो है विकास का मानक है। अभी भी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि निजी शिक्षण, जी हम थोड़ा बिहार पे फोकस होंगे। अच्छा है यदि सीताराम केसरी जी की जयंती मनाई जाए, सीताराम केसरी जी को याद किया जाए आपके पार्टी कार्यालय से लेकर के देशभर में, तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए, अभी जो आमद हो रही है जी, अभी जो आमद हो रही है उसमें प्रेस नोट जाने, प्रेस की खबरें बनने या सोशल मीडिया के दृश्यों के अलावा अभी तक कोई बड़ा नेता, इवन राजेश राम जी के आने के बाद भी, जिसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट है, वैसे लोग अभी तक आ पा रहे हैं क्या कांग्रेस में, या कोई योजना? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, बड़े नेताओं का आना जाना चुनावी साल में बहुत बड़ी खबर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए नहीं है। लेकिन आम लोगों का, साधारण कार्यकर्ताओं का, जिलों के कार्यकर्ताओं का, राजधानी में जो सड़क पे काम कर रहे हैं उन लोगों का कांग्रेस पार्टी से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। बड़े नेताओं का तो आना जाना चुनाव के समय में लगा रहता है, उनको टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डील करते हैं, वो इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन जो जन समूह तैयार होता है, भी होता है नेताओं के साथ, यदि बड़े नेता आते हैं तो नेताओं के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे सामाजिक संगठन, अलग अलग जाति और वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के ऐसे ऐसे जनसमूह जिनको मीडिया में जगह भले न मिलती हो और भले उनका चेहरा जो है बड़ा रूप में आपको नहीं दिखाई पड़ता हो, लेकिन वे सभी लोग, अभी मैं उदाहरण देता हूँ, बड़ई समाज जो समाज का सबसे उपेक्षित, अति पिछड़े वर्ग में भी सबसे उपेक्षित जातियों में से एक है, वो बड़ई समाज के कम से कम 1000 लोगों से ज्यादा की संख्या में अभी जो है सदाकत आश्रम में ज्वाइनिंग हुई। और केवल कोई एक विधानसभा के नहीं थे, वो किसी एक जिला के नहीं थे, वो बिहार के सभी 38 जिलों से वो आए थे, सभी 101 अनुमंडलों से वो आए थे, सभी 535 प्रखंडों के अलग अलग हिस्सों से वे आए थे। और वो जो लोगों से जुड़ करके काम करते हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में जो आवाज है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, सब आप देखते होंगे सबके पास वो जा रहे हैं आजकल, वो जुड़ा, उनका जुड़ाव आप उसके पहले देखिए, कहार समाज के लोगों का, कुम्हार समाज के लोगों का, नोनिया समाज के लोगों का, तेली समाज के लोगों का, तमाम समाज के अलग अलग समूह के लोगों का जुड़ाव हो रहा है जिला के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे। और आगे आने वाले समय में आपको और दिखाई पड़ेगा एकदम जो समाज के अंतिम पायदान में। लोकतंत्र क्या है? राजनीति किसके लिए? राजनीति इसलिए थोड़ी की जाती है कि हम केवल एमएलए एमपी बन जाएं और हम सरकारी सुविधाओं का भोग करें और ये करें। हम तो, हमारे जैसे लोग ये समझते हैं राजनीति जो है ये अंतिम जो समाज में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके अगर जीवन स्तर के को ऊपर उठाने में, समाज के मुख्य धारा से अगर उनको जोड़ने में, उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक का जो पक्ष है उसको अगर मजबूत करने में, समृद्ध करने में अगर हम अपना योगदान दे सके, वही राजनीति है। ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से हैं और किसी पार्टी में चले गए और उसके बाद एमपी बन गए, एमएलए बन गए, टिकट मिल गया, जीत गए, हार गए, इतना ही भर में। लेकिन बिल्कुल, लेकिन दो चीजें बेहद जरूरी है मंजित। अब थोड़ा सा हमको सवाल भी ले लेंगे। एक तो जीत, इलेक्टोरल जीत, और दूसरा कांग्रेस के सेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है रिप्रेजेंटेशन। यदि चेहरे दिखेंगे जो कि जिताऊ चेहरे हों, जो जीत के आए, सदन में भी जाएं, और तब दबाव तंत्र अलग बनता है। एक मैंने अपनी जाति का तो प्रसंग पे आपने बात करी दी, मैंने कहा कि मैं बार बार अपनी जाति बताता ही रहता हूँ, संदर्भ आने पे बिल्कुल बताता रहता हूँ। और समय आ गया हम सबको अपनी जाति को छिपाने की बजाय बताया जाए, बिल्कुल बताया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट से लेकर के हर जगह बताया जाना चाहिए। कह रहे हैं एलएस पटेल कह रहे हैं, कुछ भी कहो, कन्हैया कुमार ने बिहारी पत्रकारों को लाइन पर कर दे। है ही नहीं, कन्हैया कुछ काम दें हम लोगों को तो समझ में आए। कन्हैया हम लोगों के लिए बच्चे जैसे हैं और हम जानते हैं, वो हम सब उनके करियर के लिए हर तरह से हम लोग जानते समझते हैं, लेकिन वो काम ही नहीं देते हैं।
ये दिक्कत है, भागे रहते हैं, कोई काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ती, इवन दिल्ली में भी नहीं। और ये सब प्रॉपर कांग्रेस के लोगों की भी यही राय है, सिवाय जयराम रमेश और राहुल गांधी तक, चूंकि मैसेज ऐसे ही जाता है। एक सवाल है संजय, क्या आपको नहीं लगता कि आपने हाथ में जातिगत जनगणना का मुद्दा ले लिया है? तो मुझे इनके गलत लोगों ने अपने हाथ में जातिगत जनगणना का मुद्दा ले लिया है, मुझे तो इनके इरादों में शक है। कुछ कहना चाहते हो मंजित, तो आप कहिए इस पर। सवाल दोहराया जाएगा, मैं सुन नहीं पाया। गलत लोगों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा ले लिया है अपने हाथ में, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनके इरादों में शक। वो इस हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि नारी बंधन अधिनियम इस देश के भीतर कानून के रूप में आ गया है, लेकिन वो कब लागू होगा इस देश की संसद को भी नहीं पता है, इस देश के सांसदों को भी नहीं पता है, और न विपक्ष को पता है, न इस देश की आदिवासी महिलाओं को पता है, न हमको आपको पता है, न बताया गया है। तो ऐसी कौन सी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें आप कानून भी बना देते हैं और कानून लागू कब होगा उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो इनका, मैं पहले ही दिन जैसे ही घोषणा हुई थी, मैंने भी एक सोशल मीडिया पे छोटा सा वीडियो डाला था, शायद आपने देखा होगा। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने कहा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नारी बंधन अधिनियम के तहत इसका ये मामला हो जाए। इसीलिए जल्दी से हम सब लोगों को ये मांग करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये घोषणा करे कि कौन सी तारीख को इसकी शुरुआत हो जाएगी, उसका प्रारूप क्या होगा, उसमें सवाल कौन से होंगे, उसमें वो कब पूरा कर लिया जाएगा, किस तारीख को इसकी अंतिम रूप इसको देकर के इसको घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ बिहार में जाति आधारित गणना पूरा कर लिया गया है, और बिहार में एक आंकड़ा है, सब कुछ है, और बिहार सरकार ने 65% आरक्षण को प्रस्तावित किया है केंद्र सरकार को, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन्हीं सब को लेकर के जो सवाल अभी आए हैं, देखिए ना, कहा था मोदी जी ने कि कांग्रेस पार्टी SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। अरे मोदी जी, आप बताइए कि आप जो है 65% आरक्षण में सबसे ज्यादा तो हिंदू ही हैं, और आपने उस आरक्षण को स्वीकार नहीं किया, और यहाँ से उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साजिश के तहत फंसाया गया। मैं तो हर मंचों पे मांग कर रहा हूं कि कल ही बिहार विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, और सभी पार्टी उस समय भी सहमत थे, आज भी सहमत हैं, तो एक विशेष सत्र बुला करके जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका उसको वापस लेकर के, और फिर से पुनः एक बार केंद्र सरकार को अनुसूची 9 में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। केंद्र सरकार इसको अनुसूची 9 में शामिल कर ले, और 65%, हालांकि मैं ये कहता हूं कि जो 50% की सीमा है वो खत्म हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट इसको रोक रखा है वो बेईमानी है, घनघोर बेईमानी है। 10% EWS रिजर्वेशन को हम सब ने, मतलब हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया और उसको लागू किया गया, और जब 10% EWS रिजर्वेशन आ गया तो 49%, 49.5%, 50% की जो सीमा है वो खत्म हो गई। तो जब खत्म हो गई तो कहां से ये मामला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट? एक ही सुप्रीम कोर्ट दो तरह का, उनको आप लोग ये मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जी आप ये मांग लेकर बढ़ेंगे कि जी हाँ, तो 50% सीमा खत्म हो गई है। तो ऐसे में इसको रोका जाना जो है घनघोर बेईमानी है। केंद्र सरकार, कोर्ट और देश के जो चंद उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी और उनके भाई बंधु मोदी जी के साथ मिल करके ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन ये सब षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। जी, एक विनोद जी का, चूंकि आपको जाना भी है, आज आपका प्रोग्राम है, लेकिन ये विनोद जी कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस को आरजेडी और एसपी को फुल सपोर्ट करना चाहिए। ये पर देखते हैं आपसे किस पर टिप्पणी ले लें। गणेश मीना, शायद कांग्रेस को एक संपूर्ण हाथ के रूप में तो कहना गलत नहीं है, उस हाथ का एक नाखून मात्र का कण वर्तमान में सत्ता के विपक्ष में सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए कार्यरत है। ये दोनों टिप्पणियां आपके लिए मायने रखती हैं। बहुत बहुत छोटा हिस्सा उसका सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है। बरसाती लाल वर्मा को हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। पंकज वर्मा कह रहे हैं कि अग्निवीर मामले में भी ये लोग वापस आएंगे, उस पर भी दबाव डाला जाना चाहिए। ऐसे कई टिप्पणियां हैं, चूंकि आपको जाना भी है, मनवाद अनुसार आप बात आपस में बात करें। बता, जातिगत जनगणना के नाम पर भाजपा सबसे पहले SC ST और OBC जनरल चारों संवैधानिक नामों का हिंदूकरण करेगी, जैसे विकलांग का दिव्यांग,
देखते हैं क्या क्या करेगी। मानसून सत्र में शायद वो संविधान संशोधन का जाति गणना को लेकर आने वाला है, और तीन वर्षों से पुरानी पहचान कमेटी ये करेगी जी। यदि आप फ्रीज नहीं हो गए हो मंजीत, लगता है इशू आया आपके जी, तो एक छोटी टिप्पणी और करते चले जाइए, क्योंकि आपको जाना भी है। ये एक सवाल आया आपके लिए, और वो ये है कि क्या जो कांग्रेस को एसपी और आरजेडी का फुल सपोर्ट करके काम नहीं करना चाहिए जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी आपने लोकसभा के समय भी देखा होगा, इंडिया गठबंधन बनाती है और उसको हम सब लोगों ने एक साथ करने के लिए सब कुछ किया। हम सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके और ये करके काम करें, लेकिन एक सहमति के लेकर के, सहमति को सब कुछ करके एक इंडिया गठबंधन ने कंबाइंड चुनाव लड़ा, और हम सब समाज को, सभी वर्ग को, सभी लोगों को, और स्पष्ट रूप से हमारी राय है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं उन लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़े, और वो काम बखूबी मुझे लगता है हमारे लीडरशिप हमारी कर रही है जी। कांग्रेस को विपक्ष की जीत की बधाई। अलायन पलायन फलाना ढिमाका मुद्दे से हटा के मोदी जी आपको जीत की राह पे ले आए। और बरसाती लाल वर्मा और एके जो डिबेट कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण डिबेट है। उस समय जो कल संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था 1931 तक, उसकी कहानी, और 1931 के बाद जाति का गणना आने के बाद और जो दूसरी चीजें होती हैं उसकी कहानी, यदि आप उधर जाइएगा तो अलग डिबेट चलेगा। फिलहाल सच ये है, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, कि कांग्रेस के भीतर, बिहार कांग्रेस के भीतर एक बदलाव का प्रोसेस धीमी गति से ही सही शुरू है, उससे हलचलें भी तेज हैं। इस बीच में कन्हैया कुमार कहाँ गायब हैं, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। मंजीत ने आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी और विषय को लेकर के, तब तक के लिए।